अच्छा बेटा, तो इनिशियली अगर हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखते हैं हमारे डाटा का जो शुरू हुआ है वो इस तरह है कि इनिशियली जो आपका डाटा था बेटा वो इन टर्म्स ऑफ मास्टर फाइल्स और रिपोर्ट्स जो है वो आपके मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर सेव हुआ करता था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बहुत ही रेयर केसेस थे कि एक मास्टर फाइल बनी या दो बनी, और फिर जब आप उसे गेट करने जाते थे बेटा उसको सीक्वेंस में गेट करना होता था। मतलब आप अगर इसको इस तरह समझाऊं कि आपने अभी कोई एक लाइन लिखी, फिर एक और लाइन लिखी, फिर एक और लाइन लिखी, उसको सेव करते जा रहे हैं ना। मतलब इनिशियली तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि आपने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया और पूरा का पूरा मतलब 700-800 पेजेस अपने पास सेव कर लिए। उस दौर में जो डाटा की रिस्टोरेज मतलब डाटा स्टोर होता था वो इन टर्म्स ऑफ मास्टर फाइल्स ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क होता था, और उसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता था। और ऑब्वियस ही बात है, लाजमी होता था कि वो जब किसी मैग्नेटिक टेप पे लिखा जा रहा है तो उसकी सीक्वेंस बहुत मैटर करती थी। अगर आप लोगों को याद हो, आप याद होगा, डीवीडीज तो यूज करते हैं ना, सीडीज भी यूज करते हैं आप लोग। उससे पहले जो है ना वो मैग्नेटिक टेप्स आते थे जिसे कैसेट कहते हैं। उन कैसेट्स के अंदर ना इंफॉर्मेशन जो है वो राइट होती थी। वो पुराने दौर के टेप रिकॉर्डर्स होते हैं ना बेटा, वो उन के अंदर वो कैसेट्स लगा करती थी, और उन कैसेट्स के अंदर जो है ना वो रील हुआ करती थी एक ब्लैक कलर की। यस सर, बहुत निकाली हो बचपन में। हाँ बस, गुड हो गया। अब सिनेरियो मेरे लिए आसान हो जाएगा समझाना, वरना बर्गर बच्चे हो तुम सारे, तुम लोगों को क्या पता ये कैसेट भी कोई बला थी या वो सर टेप रिकॉर्डर भी था वीसीआर कुछ। भी देखा है सर। तो सर सर अब्बू की हम और कार में भी बर्गर। तक है टेप बस रिकॉर्डर। एक और आसान कर दिया, जिसने वीसीआर भी देखा है ना वो भी समझ सकता है। वो जो वीसीआर का कैसेट है और वो जो आपके टेप रिकॉर्डर का कैसेट है वो आपकी मैग्नेटिक सर ये टेप पे। बर्गर नहीं बोला करें बस। ओके ओके, जिंगर बर्गर बस। तो आप जो है उस पे इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे। अगर बेटा वो कहीं से कट जाती थी रील जो है या कैसेट तो क्या होता था, कंप्लीटली डैमेज हो गया, आपका डाटा लॉस हो गया। और कभी कभी अगर वो कैसेट खराब होता था बेटा तो क्या होता था, उसमें नॉइस ऐड हो जाती थी। तो वो जो नॉइस ऐड होता था बेटा उसकी वजह से क्या होता था, वो या तो आवाज ही नहीं आती थी उस जगह, या जो है वो अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वो आपका डाटा लॉस हो चुका था और इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना बेटा वो उस दौर में बहुत मैटर करता था। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास, हम ये कह रहे हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इनोवेशन हुई। फिर उस एक मास्टर फाइल के बजाय लॉट्स ऑफ मास्टर फाइल्स बनना शुरू हुई। अब जब लॉट्स ऑफ मास्टर फाइल बनना शुरू हुई तो कुछ चीजों का प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, कि इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट किस तरह की जाएगी। और जो सबसे बड़ा इशू था वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा का था, कि भाई ये जो चीज लिखी गई है कहीं या जो डाटा वेयर हाउस के डेटाबेस के अंदर सेव हुई है तो वो सिंक्रोनस है या नहीं है। फिर उसके लिए उसकी जो कंप्यूटेशन है उसके लिए आपको जो सबसे बड़ी चीज रिक्वायर्ड हुआ उसका हार्डवेयर था। इट मींस कि देयर इज अ इंक्रीज और अ मॉडर्नाइजेशन और इम्प्रोवाइजेशन इन योर हार्डवेयर। जब ऐसा होगा तो ही आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपकी इम्प्रोवाइजेशन ठीक नहीं हुई भी, मतलब आपका हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकते। तो ये जो फैक्ट्स थे या जो जो प्रॉब्लम्स थी मेंटेनेंस का, डेवलपमेंट का, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा का, तो उसको जो कैटर किया गया वो थ्रू इम्प्रोवाइजेशन ऑफ योर हार्डवेयर किया गया। ठीक है, देन फिर आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट आया कि आप जो है उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह इसको मर्ज करेगा। तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आपके पास जो चीजें मौजूद हैं उनके अंदर मजीद इम्प्रोवाइजेशन हुई, और उस इम्प्रोवाइजेशन के अंदर जो चीजें इन्वॉल्व थी वो आपका डीएएसडी सिस्टम आया और डीबीएमएस आया। डीएसडी क्या है बेटा? डायरेक्ट स्टोरेज होता है। आप डायरेक्ट राइट करते थे ऑन अ डेस्क और फिर उसको स्टोर कर रहे होते थे किसी एक सिंगल सोर्स पे, और जो है फिर उसकी प्रोसेसिंग अप्लाई करते थे। ठीक है, तो जो पर्पस था डीबीएमएस का वो फैसिलिटेट करना था प्रोग्रामर्स को टू स्टोर और एक्सेस डाटा ऑन डीएएसडी। ठीक है, तो अब आपके पास जो फिनोमेना है वो क्या है कि आप अपने यूजर्स से क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ राइटिंग दे रहे हैं ऑन अ डेस्क। उसके थ्रू फिर जब वो एक्सेस आप उसको प्रोवाइड करते थे बेटा, तो उस प्रोवाइजेशन के बाद आप फिर उस पर कुछ आप उस
को स्टोर कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं, वो किसके थ्रू करते थे बेटा? वो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू करते थे। वेदर यू राइट एनी क्यूरी, और मतलब कि आप क्यूरीज लिख लिख के ना फिर उस डाटा को गेट करते थे। तो अब क्या हुआ कि आपका जो डेटाबेस है वो सिंगल सोर्स ऑफ डाटा फॉर ऑल प्रोसेसिंग बन गया था जब आप डीएसडी की तरफ आए। जी बेटा, इसी तरह ही है कि आप जो कह रहे हो ना कि डीवीडी को बर्न करते हैं, तो डीवीडी को जब आप बर्न करते हो तो यू हैव टू राइट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन योर डीवीडी। बर्न करने का मतलब ये होता है कि बेटा आप राइट कर रहे हो उस डीवीडी पे। तो जब आप उस डीवीडी पे वो इन्फॉर्मेशन राइट कर देते हो और जब उसे एक्सेस करना होता है तो क्या होता है, आप डीवीडी रीडर के अंदर लगाते हैं और उसको रीड कर लेते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यहाँ आप उसके थ्रू कोई क्यूरी और कोई और चीज गेट करके नहीं ला रहे, आप सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हो और कंप्लीट को एट अ टाइम कर रहे होते हो विद इन अ सिंगल पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपके पास 1970s के अंदर जो है वो डीएएसडी और डीबीएमएस का सिस्टम आया, और फिर 1975 में जब हम जाते हैं तो समहाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस शुरू हुआ कि बैंकिंग सेक्टर्स में आपने देखा होगा कि 1975 के अंदर ये प्रोसेसेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के प्रोसेसिंग हो रही होती थी। ठीक है, और देन फिर आप अगर बात करते हैं कि आप नेक्स्ट जब उस फेज पे जाएंगे कि आपने इसके बाद क्या किया, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके पास नजर आता है आपको 1980s का एरा। 1980s के एरा में आपने जो है वो ट्रांजैक्शन, जो आपकी प्रोसेसिंग होना शुरू हुई वो आपकी किस तरह हुई, वो आपने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे गए, MIS पे, DSS पे। अब ये MIS और DSS क्या है बेटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो आपके पास डिजाइन हुए थे ये एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन के लिए यूज हुए थे। ठीक है, नॉर्मली जो MIS सिस्टम यूज करते थे वो आपके मिडिल और अपर लेवल मैनेजमेंट करती थी। जो DSS था बेटा वो आपकी सपोर्ट प्रोवाइड करता था टू वर्ड्स योर एनालिटिक्स और डिसीजन मेकर्स, कि आप उस MIS के थ्रू या उस प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो किस तरह के डिसीजंस लेंगे और किस तरह की आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो वाइल अगर मैं सिंपली कहूँ तो वाइल एन MIS सिंपली गैदर्स डाटा and our DSS manipulates that data and helps to develop tools that aid in decision making process. So need of such tools and technologies will be used in programming knowledge. तो आप अपने नॉलेज को गेट कर रहे थे, और इसी तरह आप इस पिक्चर को जो नीचे बेटा बनी हुई है उसमें आप अगर इसको, और इसी तरह बेटा 4G टेक्नोलॉजीज जो है वो आपके पास इवॉल्व हुई थी, 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो आप उसके थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग आपके लिए आसान होना शुरू हो गई थी। और आप अगर बेटा इस डायग्राम को देखें जो नीचे बनी हुई है, द सिंगल डेटाबेस सर्विंग ऑल पर्पसेस पैराडाइम, तो आपके पास एक सिंगल डेटाबेस ड्रिवन अप्रोच यूज हुई थी, और उसके थ्रू आप जब 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और आप सबके पास पीसीज मौजूद थे, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसेस हो रहे थे वो उनको गेट करके आप अपने जो डाटा था उस पर काम करना शुरू हुए। ये अब 1980s की बात हो रही है, तो उस वक्त ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हुई थी, और उसके अंदर फिर आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट जनरेट किए थे कि आप डाटा ड्रिवन अप्रोचेस लगाएं, कुछ ना कुछ एनालिटिक्स करें, और ये जो प्रोसेस था 1980s के अंदर एक सिंगल डाटाबेस सर्विंग पर्पसेस के थ्रू आया था। ठीक है बेटा, अब जो इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू है, अगर आप इसको देखते हैं, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये ग्रे बॉक्स आपको क्या बता रहा है, स्टार्ट विद सम पैरामीटर्स, सर्च अ फाइल बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पैरामीटर्स, देन पुल द डाटा एल्सवेयर। तो वाई एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस, परफॉर्मेंस और कंट्रोल, इसको अगर हम देखते हैं बेटा 1990 के अंदर द लेगेसी सिस्टम्स वेब्स क्या है उसको आप अंडरस्टैंड करना है कि बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास डाटा मौजूद है। ठीक है, उसने अपना डाटा किसी भी एक्सट्रैक्ट, प्रोसेसिंग का मतलब जब आता है ना बेटा, प्रोसेसिंग से मुराद ये होती है कि उसने उस डाटा को लेके कोई ना कोई इंसाइट निकालना है कि वेदर, अगर मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं कि एक बैंक है भाई, उस बैंक के पास कस्टमर्स का डाटा है और अब वो प्रोसेस करने जा रहा है कि मुझे इस कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना। ठीक है, तो वो क्या करेगा बेटा, वो आपके डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा, वो डाटा पे प्रोसेसिंग जब करेगा बेटा वो आपके बहुत सारे पैरामीटर्स देखेगा। वो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये देखे कि भाई ये जो अकाउंट है वो स्टूडेंट अकाउंट है या सैलरी पर्सन अकाउंट है। फिर वो ये देखे कि भाई इसकी पर मंथ ट्रांजेक्शन्स किस तरह की हो रही हैं, इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग क्या है, मतलब विड्रॉल की लिमिट क्या है इसकी,
या कौन कौन से सोर्सेस से जो है वो ये इंफॉर्मेशन मतलब कि अर्निंग कर रहा है। तो वो सारी चीजें बेटा क्या है वो आपकी प्रोसेसिंग में जाएंगी, और फिर वो प्रोसेसिंग करने के बाद वो उन पैरामीटर्स को देखेगा, और उन पैरामीटर्स से जो आपका आउटपुट आ रहा है उस पे फिर ये जो बॉक्स लास्ट में नजर आ रहा है ना, आप लोगों ने फ्लो चार्ट तो पढ़े होंगे ना बेटा, इनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या बात हो रही है। तो लास्ट में उसने क्या किया, उन पे प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एक डिसीजन दिया कि वेदर इट इज केपेबल टू गेट अ लोन और नॉट। ठीक है, तो आपने उस पर क्या किया है, कुछ कंट्रोल परफॉर्मेंस मेजर अप्लाई किए हैं ऑन योर डेटा सेट और गेट करने की कोशिश की है कि क्या है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता था, इसको आप इस तरह समझें कि कोई एक फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, ये आपके डाटा ग्रीन वाले जो हैं मैं कह रहा हूँ, और ये जो सर्कुलर वे के अंदर है, ये आपके समझ लें कि डेटाबेसेस, और आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक ही फाइल पे काम करने को दे दिया। अच्छा, अब हुआ क्या कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का जो इशू अराइज हुआ इन हिस्ट्री, वो क्यों हुआ? देखिए बेटा, हर कोई अपने नॉलेज के हिसाब से काम करता है। ठीक है, हुआ क्या कि एक कंपनी जो है, मतलब एक ये जो पीसीस नजर आ रहे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट और लैपटॉप नजर आ रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। हुआ क्या कि आपने डाटा सेट डिस्ट्रीब्यूट करके सबको दे दिया। ठीक है, जब आपने डाटा सेट डिस्ट्रीब्यूट करके दिया तो हुआ क्या कि जब जिस डाटा सेट पे इसने काम किया और जिस डाटा सेट पे इन लोगों ने काम किया वो अलग अलग थे। अब होता क्या है बेटा, हुआ ये कि एक बंदा जो है ना वो कह रहा है कि भाई सेल्स में इंक्रीज हुआ है 10% की, और एक बंदा जो है वो ये कह रहा है कि सेल्स में डिक्रीज हुआ है 10%। तो आपकी कंपनी के लिए ना बेटा ये एक बहुत बड़ा इशू है। वो इस चीज को इस तरह समझ ही नहीं सकते कि ये जो बात हुई है ये किस सेंस में हुई है, कि वेदर इसने सही काम किया है या वेदर इसने सही काम किया है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था ये अकर हुआ था, इन बहुत शुरू की बात है, ये हिस्ट्री की बात है। तो देन फिर इस पे काम होने के बाद आप उसको देखते हैं, तो ये जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही है बेटा ये वाली, इसी की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि डिपार्टमेंट ए विच यूजेस डिफरेंट डाटा सेट ऑफ डाटा सोर्सेज, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स उसने जनरेट की और कंपेयर किया डाटा डिपार्टमेंट बी के रिपोर्ट से। तो अब दोनों डिपार्टमेंट्स जो है ना वो अलग बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सेल्स 10% इंक्रीज हुई है, वो कह रही है हमारे 10%, बी वाले कह रहे हैं डाउन हुई है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। अब उस वक्त इतना ध्यान होता नहीं था, तो इस वजह से ये जो ड्रास्टिक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस अगर हुआ वो यही वजह थी कि डिफरेंट डाटा सोर्सेज पे काम हुआ था। अगर वो डाटा सोर्सेज को एक ही डाटा सोर्स पे काम कर रहे होते और फिर देन उसको मेजर करने की कोशिश करते तो इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस अकर नहीं होता। अभी जो है वो मॉडर्नाइजेशन है, आपको सबको पता होता है कि भाई मुझे जो डेटाबेस का पार्ट मिला है वो कौन सा है, वो सेग्रीगेट होके डाटा मिलता है। तो लेकिन शुरू में तो ऐसा नहीं होता था। वो इन चीज़ों को जो आपके क्राइसिस हैं वो आपकी कंपनीज जो हैं वो किस तरह रिजॉल्व करेंगी, और डाटा वेयर आपके इस डाटा सोर्सेज को किस तरह मैनेज करने में हेल्प करेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा तो बताओ मुझे। सर जी बेटा। सर क्रेडिबिलिटी का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, सिर्फ अच्छा, क्रेडिबिलिटी का। बिल्कुल बेटा, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी। कि मतलब ये जो बात, मतलब कि अगर मुझे अभी कोई कहता है, सीआरस कहते हैं कि सीआरस आपको कहते हैं कि क्लास नहीं होगी, ठीक है फॉर एग्जांपल, और अब्बास आपसे कहता है क्लास नहीं होगी, तो आप किसकी बात मानोगे? यार क्यों भाई? अब्बास ने कहा क्लास नहीं होगी, और सॉरी अब्बास कह रहे हैं क्लास होगी, सीआरस कह रहे हैं क्लास नहीं होगी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं हम सब सीआरस की बात मानेंगे, क्यों? क्योंकि सर सीआर की ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी, वो टीचर बिल्कुल, से डायरेक्ट बिकॉज कॉन्टेक्ट होगा। सी आर द क्रेडिबल पर्सन्स टू कम्युनिकेट विद द टीचर्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो क्रेडिबिलिटी का ये मतलब होता है कि ये जो बात कर रहा है ना ये कौन कर रहा है। अब वो डिपार्टमेंट ए वाले सही रिपोर्ट लेके आए हैं या डिपार्टमेंट बी वाले सही रिपोर्ट लेके आए हैं, अब यहाँ प्रॉब्लम है कि वो जो क्रेडिबिलिटी का इशू है वो यहाँ से जनरेट होता है कि भाई डिपार्टमेंट ए वाले सही बात कर रहे हैं या डिपार्टमेंट बी वाले सही बात कर रहे हैं। तो फिर इन पे कोई एक और जो एक्सपर्ट होगा वो इस पे कह सकता है कि हाँ यार कौन से वाले सही बात कर रहे हैं। लेकिन इन रियल प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये हुआ है कि डिफरेंट डाटा सेट ऑफ डाटा पे दोनों काम करके लाए हैं और अपनी रिपोर्ट्स बना के लाए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बेटा। जी अली।
कुछ पूछना है आपने? नहीं सर, ठीक है। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं शेयर जब कर दिएगा जी ताकि बेटा, नेक्स्ट टाइम आए तो इसको पढ़ के आए। इंशाल्लाह बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सर जी वो भी शेयर कर। अच्छा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।